नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 7। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम बाहर आ जाओ खुली फिजा में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ठहरो, मैं बाहर आती हूँ, रेखा बोली, जैसे वो भी रासमोहन से मिलने को लालायित हो। और फिर लिबास दुरुस्त करने के बाद जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो रासमोहन घूमकर राहदारी में पहुंच चुका था। बाहर अभी तक चिरागा रोशनियां हो रहा था। बड़ा मनमोहक समा था। वे दोनों टहलते हुए तालाब की तरफ निकल गए। तालाब के किनारे पर भी चिराग रोशन थे, जिनका प्रतिबिंब पानी में बड़ा दिलफरेब लग रहा था। बतखें एक कोने में एकत्रित होकर शायद सोने की तैयारियां कर रही थी। बाबा ने कुएं के प्राणियों को बुलवाया है, वे तुम्हारे जाने का इंतजाम कर रहे हैं। रासमोहन ने खामोशी तोड़ी। रासमोहन, ये खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई। इसका मतलब है कि मैं सुबह तक यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। बाबा ने तुमसे कुछ कहा था। क्षणिक खामोशी के बाद रासमोहन ने झिझकते हुए पूछा। तुम्हारे बाबा से मेरी बहुत सी बातें हुई। तुम्हारा इशारा न जाने किस तरफ है। तुम बस आज रात की मेहमान हो, रासमोहन ने बड़ी हसरत से कहा। हाँ, रेखा सहज भाव से बोली। फिर रासमोहन की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? जाने वाला रुक नहीं सकता? रासमोहन नजरें चुराते हुए बोला। शायद रुक सकता है, लेकिन कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, फिर जाना होगा। और जब जाना ही मुकद्दर है तो फिर देर करने का क्या फायदा? रेखा कुछ क्षणों तक खामोश रही, फिर बोली, रासमोहन, मुझे जाने दो। कोई ऐसी बात ना करो कि मैं उलझन में पड़ जाऊं। रासमोहन चलते चलते रुक गया। चांद की रोशनी सीधी रेखा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका सौंदर्य खिल उठा था। रासमोहन उसके चांद से चेहरे में खो ही गया था। उसे रेखा के अनुरोध पर हैरत हुई थी। और फिर रासमोहन ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, रेखा, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ? रासमोहन ने सीधे शब्दों में अपनी चाहत नहीं दर्शाई थी, पर उसका ये अनुरोध ही उसका प्रेम प्रदर्शन था, और उसका ये अंदाज भी रेखा के मन को भा गया था। खुद रेखा के दिल में भी तो रासमोहन के प्रति ऐसी ही भावनाएं थी। वो क्यों? रेखा ने भोले व अनजान बनते हुए पूछा। मालूम नहीं, रासमोहन ने फिर नजरें चुराई। कमाल है, रेखा ने शोखी में बात उड़ानी चाहिए। जाना भी चाहते हो और तुम्हें मालूम भी नहीं कि क्यों? तुम रुक जो नहीं रही हो, रासमोहन एकदम बोला। इसकी वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूं, रेखा संजीदा होते हुए बोली। फिर मैं क्या करूं? रासमोहन ने उसी से जानना चाहा। कुछ नहीं, बस हंसी खुशी अलविदा कह दो। नहीं कह सकता, रासमोहन ने जज्बात से भीगी आवाज में कहा, और एकदम मुड़ा और तेज कदमों से वापस जाने लगा। रासमोहन, रेखा ने पुकारा। रासमोहन नहीं रुका, ना पलटा, बस चलता रहा। रासमोहन, मेरी बात सुनो, रेखा ने आत्मीयता से कहा। रेखा उसे पुकारती रही, पर वो तेज कदमों से आगे आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो महल के अंदरूनी दरवाजे में प्रवेश करके गायब ही हो गया। रेखा अपने कमरे में लौट आई। रेखा के लिए यह अजीब रात थी, बड़े अजीब अंदाज में गुजरी। वो करवटें बदलती रही, सोना चाहा पर सो ना सकी। बार बार रासमोहन का चेहरा सामने आता था। यही एहसास कचोटता रहा कि उसने रासमोहन का दिल तोड़ा है। वैसे उसका यूं मायूस होकर चला जाना ही अच्छा था। वो रुक जाता तो जाने और क्या क्या कहता, और उसके कहे हुए शब्द रेखा के पांवों की जंजीर बन जाते। रेखा को एहसास था कि वो एक मायावी लोक में और गैर इंसानी प्राणियों के बीच में है। सो एक इंसान और गैर इंसान का मिलाप भी मुमकिन नहीं। फिर उसे तो हर कीमत पर अपनी दुनिया में वापस जाना था। वहां जाकर अपने चाचा रमाकांत से उसकी ज्यादतियों व गुनाहों का हिसाब लेना था। रमाकांत उसके बाप कृष्णकांत का कातिल था। उसके भाई इंद्रजीत को इस नर्क में धकेलने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। वो अभी इन बखेड़ों में कैसे फंस सकती थी? यही सब सोचते सोचते जाने कब रेखा को नींद आ गई। और फिर प्रातः उजाला फैलने के बाद
एक दासी ने गुलाब की कली से उसके गालों पर स्पर्श करके उसे जगाया। रेखा जागी तो दासी का मुस्कुराता चेहरा सामने था। दासी ने अभिवादन किया। वह फिर बोली, जल्दी तैयार हो जाए, कासगन आपके प्रतीक्षक है। रेखा ने बिस्तर छोड़ दिया, हाथ मुंह धोए और फिर दासियों ने उसे तैयार होने में मदद की और रेखा दासियों के साथ विभिन्न रास्तों से होती हुई कासगन के कमरे में पहुंच गई। कासगन उसे देखकर खड़ा हो गया। आओ रेखा, नाश्ता कर लो। उसने मेज की तरफ इशारा किया। मेज पर विभिन्न व्यंजन रखे हुए थे। रेखा ने अपनी पसंद का नाश्ता किया। रेखा, मैंने कुएं के वासियों को बुलवा लिया है, वे बाहर मौजूद है। वे लोग तुम्हें उस मुक्ति द्वार तक पहुंचा देंगे, उससे आगे ये लोग नहीं जा सकते, कासगन ने बताया। ठीक है, मैं वहां तक पहुंच गई तो फिर आगे जाने की कोई ना कोई राह निकल आएगी, रेखा बोली। आओ चले। कासगन उठ खड़ा हुआ। वे महल के दरवाजे पर पहुंचे। रेखा ने वहां एक कुर्सी रखी देखी। कुर्सी खाली थी। कुर्सी की बगल में दो कुएं के वासी खड़े थे। वे दो थे और वे दोनों ही वही थे जो रेखा को मुक्ति द्वार से यहां तक उड़ाकर लाए थे। रेखा ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और इधर उधर नजर दौड़ाई। रासमोन कहाँ है? रेखा ने पूछा। वो अपना कमरा बंद करके सो रहा है, कासगन ने बताया। वो रात भर जागता रहा है, मैंने उसे उठाया नहीं, कहो तो उठा दूं? नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, रेखा बोल उठी। कासगन बोला, रेखा इस कुर्सी पर बैठ जाओ, ये दोनों तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे। रेखा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा रेखा, जाओ, आसमान वाला तुम्हारी हिफाजत करे। कासगन की आवाज भर्रा गई। वो अपने अश्रु रोकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा कासगन, आसमान वाला तुम्हारी भी हिफाजत करे। रासमोन से कह देना, वो मुझे याद आता रहेगा। लो, वो आ गया रेखा। कासगन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रेखा ने मुड़कर देखा। रासमोन इधर ही आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर उदासी थी। रेखा को वो मजनू की तस्वीर नजर आया। साफ लग रहा था वो बिस्तर से उठकर सीधे इधर आया था। रेखा के दिल की धड़कनें बरबसी तीव्र हो गई। वो मंत्रमुग्ध से ही कुर्सी से उठी, वह रासमोन की तरफ बढ़ गई। कासगन वहीं खड़ा था। रेखा इतनी आगे बढ़ गई थी कि कासगन उन दोनों की बातचीत नहीं सुन सकता था। अब उनके पास कहने सुनने को रह ही क्या गया था। यह आखिरी मुलाकात थी। कुछ ही देर बाद रेखा को उठ जाना था। रासमोन, अच्छा हुआ तुम आ गए, रेखा मुस्कुराते हुए अपनत्व से बोली। सोचा तो था कि जाते हुए ना देखूंगा, लेकिन दिल ने बगावत कर दी, मजबूर होकर आ गया। कितना अच्छा है तुम्हारा दिल, बेअख्तियार ही बोली थी रेखा। और मैं? बड़े शौक से पूछा गया। तुम बहुत बुरे हो। वो क्यों? रासमोन हैरान हुआ था। रात को कितनी आवाजें दी तुम्हें, लेकिन तुमने पलट कर भी नहीं देखा। रेखा ने जैसे शिकायत की। तुम भी अभी वैसा ही करोगी, यहाँ से चली जाओगी और मैं आवाजें देता रह जाऊंगा, रासमोन ने उदास सी मुस्कान के साथ कहा। यह मेरी मजबूरी है, रेखा ने गहरी सांस ली। तुम मेरी दुनिया में आई ही क्यों थी? रासमोन भर्राई आवाज में बोला। मैं कहाँ आई? रेखा बला थी मुस्कुराई। मुझे तो लाया गया था। लाया गया था तो मुझे सोने देती, क्यों मुझे जादू से मुक्त कराया? तुम्हें अफसोस है कि जादूगर निसार बरी के ना हो सके, रेखा ने शोखी से कहा। शायद हाँ, कम से कम वो तो मेरी हो जाती। अफसोस क्यों करते हो? फिर चले जाना शिकार पर, रेखा ने जैसे सुझाया। उसे तो अब भी तुम्हारा इंतजार होगा। जाते हुए ऐसी बातें ना करो, रासमोन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, अब चलती हूँ। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। रेखा, रासमोन ने पुकारा। रेखा पलटते पलटते रुक गई और उसे सवालिया नजरों से देखा। ये कबूल करो, रासमोन ने अपने लिबास से सुर्ख गुलाब की एक ताजी कली निकाली। वाह, कितनी खूबसूरत कली है ये, कितना हसीन तोहफा है, बाप के दिए हीरो के हार से भी भारी। रेखा प्यार भरी इस भेंट पर वास्तव में ही खुश हो गई थी। मैं इसे खुशी से कबूल करूंगी। ऐसे नहीं, रेखा ने कली लेने को हाथ आगे बढ़ाया तो रासमोन ने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर कैसे? मैं इसे अपने हाथों से तुम्हारे बालों में सजाना चाहता हूं। रेखा ने क्षण भर को सोचा। बड़ी मासूम सी ख्वाहिश थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन रासमोन के आगे झुका दी। रासमोन के चेहरे पर एकाएक गुलाब से खिल उठे। उसने प्यार से वो महकती कली रेखा के रेशमी बालों में टांग दी। रेखा,
ये कली उस वक्त तक नहीं मुरझाएगी जब तक मैं जिंदा हूं। जब ये कली मुरझा जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। रासमोहन ने भावभीने लहजे में रहस्योद्घाटन किया। रासमोहन, मेरी दुआ है कि ये कली मेरे पास सदैव यूं ही तरोताजा रहे। आसमान वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। जाओ, बस अब चली जाओ। रेखा ने नजर भरकर रासमोहन की तरफ देखा। रासमोहन की खूबसूरत आकर्षक आंखों में नमी आ गई थी। इससे पहले कि उसकी आंखों में आंसू भर आए, वो जल्दी से पलटी और जाकर फिर कुर्सी पर बैठ गई। ले जाओ इसे, कासगन ने कुएं के प्राणियों को कह दिया। वे दोनों बौने तेजी से कुर्सी की तरफ बढ़े। दोनों दाएं बाएं होकर अपने कंधे से लगाए और देखते ही देखते वे शून्य में ऊपर उठते चले गए। रेखा ने पहले कासगन की तरफ फिर रासमोहन की तरफ देखकर हाथ हिलाया। कासगन ने जवाबी हाथ हिलाया, लेकिन रासमोहन बुत बना खड़ा रहा, जैसे पत्थर का हो। कुएं के वे बौने अजीब से प्राणी कुर्सी को बहुत तेजी से उड़ाए लिए जा रहे थे। रेखा मुड़कर उस वक्त तक पीछे देखती रही जब तक वे दोनों नजर आते रहे। फिर बीच में एक पहाड़ आ गया और जब वो पहाड़ सामने से हटा तो फिर पीछे कुछ नहीं था। अब वहां एक हरा भरा इलाका था। घने पेड़ थे, झरने थे, उड़ते पक्षी थे। नहीं था तो वो सोने का महल नहीं था। रेखा ने भीगी आंखों को बंद किया तो दो आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने आंसू पोंछकर अपने बालों में अटकी हुई गुलाब की कली निकाल ली। कली हाथ में लेकर कोमलता से ही अपने फूल की पत्ती से होंठ पर गुलाब की कली पर रख दिए। कुर्सी बहुत तेजी से उड़ी जा रही थी। वे दोनों विचित्र बौने कुर्सी अपने कंधों पर उठाए हुए थे। पहाड़ी सिलसिला पार होते ही वो कुर्सी अब नीचे की तरफ जाने लगी। फिर रेखा को एक चट्टान में बड़ा सा सुराख नजर आया। इस सुराख के नीचे एक झरना उबल रहा था। कुर्सी अब उस बड़े से सुराख की तरफ बढ़ रही थी। फिर कुर्सी उस बड़े से सुराख में दाखिल हो गई। ये दरअसल एक गार था और इस रास्ते से मुक्ति द्वार में पहुंचा जाता था। सो वे गार से निकलकर कुएं में पहुंच गए। रेखा ने नीचे झांक कर देखा तो उसे खौलता हुआ तेल सा नजर आया, जिससे धुआं उठ रहा था। कुर्सी अब ऊपर उठने लगी। कुएं में गहन अंधकार था। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो बहुत ऊपर एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया। ये मुक्ति द्वार का मुहाना था। रेखा का दम घुटने लगा। इस कुएं की फिजा बड़ी दम घोटू थी। और तेज उड़ो, इस कुएं से जल्दी निकलो, रेखा ने बेचैन होकर कहा। दोनों बौने काफी तेजी से उड़ रहे थे। रेखा की परेशानी महसूस कर उन्होंने अपनी गति और भी तेज कर दी। रेखा ऊपर मुक्ति द्वार के मुहाने की तरफ देख रही थी, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। फिर वो वक्त आया कि कुर्सी मुक्ति द्वार से बाहर निकल आई। उन दोनों बौनों ने कुर्सी को एक पत्थर पर उतार दिया और वे खुद सीधे खड़े हो गए। रेखा ने गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए और चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये वही जगह थी जहां से उसे मुक्ति द्वार नामक कुएं में फेंका गया था, और ये वही पत्थर था जिस पर खड़े होकर उस लंगड़े प्रेत ने उसे कुएं में फेंकने का हुक्म दिया था। अब उस पत्थर पर उसकी कुर्सी रखी हुई थी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हम जाते हैं, कुएं के प्राणी ने कहा। ठीक है, जाओ। दोनों अजीबोगरीब बड़े बड़े कानों वाले बौनों ने पत्थर पर खड़े खड़े ही कलाबाजी खाई और सीधे मुक्ति द्वार में जा गिरे। उनके गायब होने के बाद रेखा अकेली रह गई और ये एक अजीबोगरीब मंजर था। एक अति सुंदर जवान लड़की अति आकर्षक राजसी लिबास में एक शाही कुर्सी पर किसी शहजादी की तरह बैठी थी और दूर दूर तक कोई नहीं था, न इंसान न गैर इंसान। ये एक पथरीला इलाका था। छोटे बड़े पहाड़ दूर तक फैले हुए थे। अब वो क्या करे, यही सोचते हुए रेखा कुर्सी से उठकर पत्थर पर खड़ी हो गई और यूं अब जो उसकी परेशान निगाहें जमीन पर गई तो वो हैरान रह गई। नीचे जमीन पर लंगड़े प्रेत राकल का राजदंड पड़ा हुआ था। वो इस छड़ी को अच्छी तरह पहचानती थी। ये छड़ी सांप की तरह बल खाई हुई थी। वो पत्थर से उतरकर नीचे पहुंची और वो छड़ी उठा ली। ये राजदंड यहाँ क्यों है? ये छड़ी तो उस शैतान प्रेत के हाथ में थी, वो उसे यहाँ क्यों छोड़ गया? ये छड़ी तो उसकी बैसाखी का काम देती थी। रेखा का दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या हुआ राकल को? कुछ तो यकीनन घटा था। फिर जैसे जैसे रेखा अपने इर्द गिर्द नजर डालती गई उसके सामने नए नए सुराग आते गए। उसने जगह जगह मरे हुए उल्लू देखे। ऐसा लगता था जैसे इन उल्लू को किसी खूंखार जानवरों ने झंझोड़ा हो। फिर उसने करीबी घोड़ों की लाशें देखी, वो भी शत विक्षत अवस्था में थी। आसपास जो मंजर फैले हुए थे उनसे यही महसूस होता था जैसे यहाँ घमासान संघर्ष हुआ हो। रेखा को क्या मालूम था कि उन खूनी क्षणों में क्या कुछ हो गया था।
उसकी जान का दुश्मन राकल और उसके भाई इंद्रजीत की जान की दुश्मन बकाल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उसका भाई इंद्रजीत पूर्णतया स्वस्थ हो गया था। इंद्रजीत का दीमक ज़दा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था और अब वो अपने हमदर्द काले चिराग के साथ था। काला चिराग उसे ख्वाब महल ले गया था और जहां इस वक्त इंद्रजीत बिस्तर पर लेटा रेखा के ही बारे में सोच रहा था, फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते वो नींदगी में चला गया। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बहन रेखा एक बड़े से पत्थर पर एक खूबसूरत कुर्सी पर शहजादी की तरह बैठी है और उसके निकट ही मुक्ति द्वार है। इस ख्वाब को देखते ही इंद्र की आंख खुल गई। वो समझ नहीं पाया कि ये किस किस्म का ख्वाब था। पत्थर पर कुर्सी और कुर्सी पर शहजादियों की तरह शोभामान रेखा। तब उसे ख्याल आया कि वो अपनी बहन के बारे में ही सोचते सोचते सो गया था। शायद इसलिए वो ख्वाब में आ गई थी। इंद्रजीत व्याकुल हो उठा। उसका दिल इस ख्वाब को महज एक ख्वाब मानने को तैयार नहीं था। यही महसूस हो रहा था जैसे उसने जागते में रेखा को देखा है। वो ख्वाब इतना ही स्पष्ट व सजीव था। अब उसके अंदर बेचैनी पुकार पुकार कर कह रही थी कि मुक्ति द्वार की तरफ चलो। वो बिस्तर से उठ गया। उसने मुंह हाथ धोए। मुंह हाथ धोते हुए वो यही सोच रहा था कि काले चिराग को कैसे बुलाए। बहन का ख्याल बुरी तरह बेचैन कर रहा था। वो काले चिराग के बारे में ही सोचते हुए स्नानागार से बाहर निकला तो हैरान रह गया। काला चिराग बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो इंद्रजीत को बाहर निकलते देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है इंद्रजीत, तुम कुछ जल्दी ही उठ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बुलाऊं। खैरियत तो है? कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, गड़बड़ कोई नहीं हुई। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा और मेरी आंख खुल गई। ख्वाब? क्या बकाल ख्वाब में आई थी? इंद्रजीत ने हंसकर कहा, नहीं, बकाल तो नहीं, अलबत्ता मेरी बहन ख्वाब में आ गई। रेखा को देखा तुमने ख्वाब में? काला चिराग की उत्सुकता जागी। क्या कह रही थी वो ख्वाब में? बड़ा अजीब ख्वाब देखा है मैंने। रेखा एक बड़े से पत्थर पर कलात्मक कुर्सी पर शहजादियों की तरह बैठी है और उसके करीब ही मुक्ति द्वार है। बस इतना ही देखा? हाँ। उसने कुछ कहा नहीं? वो शाही कुर्सी पर शाही लिबास पहने शहजादियों की तरह जरूर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो इधर उधर नजरें घुमाकर देख रही थी। इंद्र ने बताया, तुम्हें यह एहसास कैसे हुआ कि उसके नजदीक ही मुक्ति द्वार है? ये मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो यह एहसास, ये सोच मेरे दिमाग में मौजूद थी कि रेखा मुक्ति द्वार के निकट बैठी है। मुक्ति द्वार नामक कुएं के आसपास का इलाका पथरीला है और ये भी सही है कि उसके करीब छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। कुछ पत्थर तो छोटी चट्टानों जितने हैं। काले चिराग ने सोचपूर्ण लहजे में कहा, एक बात बताओ, क्या तुम समझते हो कि तुमने सच्चा ख्वाब देखा है? बिल्कुल। मेरा दिल पुकार पुकार कर कह रहा है कि रेखा मुक्ति द्वार पर मौजूद है। ठीक है, फिर समय नष्ट नहीं करते, फौरन चलते हैं। क्या अपना सामान समेट लूं? नहीं, कुछ मत समेटो। काले चिराग ने खड़े होते हुए कहा, बस यहाँ से निकल चलने की फिक्र करो। तो फिर चलो, मैं चलने के लिए तुमसे भी ज्यादा बेकरार हूँ। आओ फिर मेरे साथ। ये कहकर काला चिराग इस ख्वाब महल के भीतरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे उधर जाते देखकर इंद्रजीत को हैरत हुई, क्योंकि काले चिराग ने साफ शब्दों में उसे अंदर न जाने को कहा था। अब वो खुद ही उसे महल के अंदर ले जा रहा था। महल के अंदर कहाँ जा रहे हो? वहां जाने को तो तुमने मना किया था। इंद्रजीत पूछे बिना नहीं रह सका। साथ ही मैंने एक बात और भी कही थी। वो क्या? यही कि तुम्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है। काला चिराग ने मुस्कुराकर याद दिलाया। ओह हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं करता सवाल। ऐसे सवाल करने का क्या फायदा जिनका जवाब न मिले। दरवाजे पर पहुंचकर काले चिराग ने दरवाजा खोला और इंद्र को अपने पीछे आने का इशारा किया। जब वे दरवाजे से बाहर निकल आए तो काले चिराग ने दरवाजे में एक मोटा सा ताला लगा दिया और चाबी हवा में उछाल दी, जो फौरन ही गायब हो गई। फिर उसने इंद्रजीत का हाथ थाम लिया और, इंद्रजीत, मेरे साथ दौड़ना। इंद्र को भला क्या एतराज हो सकता था, लेकिन उसे ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ा। दौड़ लगाते ही उसके सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर बाद ही उसकी आंखों के सामने से अचानक अंधेरा छट गया। उसने खुद को एक पथरीले इलाके में पाया। उनके सामने ही एक छोटी सी चट्टान थी।
वे उस चट्टान की ओर से निकले कि सामने एक बड़े पत्थर पर रेखा को राजसी परिधान में एक कुर्सी पर बैठे देखा तो इंद्रजीत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। उसने सोचा वो पहले ख्वाब देख रहा था या अब देख रहा है। उसने फौरन अपनी बांह पर चुटकी ली। पीड़ा का एहसास हुआ। इंद्रजीत, तुम्हारा ख्वाब तो वाकई सच निकला। वे दोनों अभी रेखा से दूर थे और पत्थरों की ओट में छिपते कभी बाहर निकलते रेखा की तरफ बढ़ रहे थे। रेखा इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद पुनः कुर्सी पर आ बैठी थी। लंगड़े प्रेत राकल की छड़ी उसके हाथ में थी और वो यही सोच रही थी कि अब क्या करे, किसे अपनी मदद के लिए पुकारे। तभी उसकी नजरें अचानक सामने उठी तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हैरत से आंखें फैल गई। एक अविश्वसनीय नजारा उसके सामने था। गजब ही तो था कि उसका भाई इंद्रजीत और उसका हमदर्द काला चिराग हंसते मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। रेखा से रुक पाना कठिन हो गया। उसने राकल का राजदंड परे फेंका और पत्थर से धड़ धड़ करती नीचे आ गई। हवा के तेज झोंके की मानिंद ही वो इंद्र के पास पहुंची थी। मेरे भाई कहते हुए वो इंद्र के गले लग गई और सिसक पड़ी। ओ मेरी रेखा, मेरी प्यारी बहन रेखा। इंद्र ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। काला चिराग बहन भाई के मिलन के इस हृदय विदारक दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इंद्रजीत भी तो भावावेश में रो पड़ा था। भाई, ये आखिर कब तक रोते रहोगे? ये तो खुशी के क्षण हैं, काले चिराग ने हंसकर कहा। तब इंद्र ने रेखा को अपने से अलग किया, खुद को संभाला और फिर रेखा से संबोधित हुआ। इनसे मिले, ये सचरच लोग के हैं, नाम है काला चिराग। इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? रेखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर काले चिराग से पूछा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ही नहीं, तुम्हारा भाई इंद्रजीत भी बिल्कुल ठीक है। क्या तुमने इसका चेहरा गौर से देखा? काले चिराग के कहने पर रेखा ने फौरन अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा। ये देखकर कि इंद्र के चेहरे पर जो दीमक सी लगी हुई थी बिल्कुल साफ हो गई है, उसे बहुत खुशी हुई। इस वक्त उसका भाई बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम फिल्मी हीरो। अरे वाकई, उसके मुंह से निकला। भाई, ये कैसे हुआ? ये हम बाद में बताएंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये रत्न जड़ित कुर्सी और ये शाहाना लिबास कहाँ से मिला? तुम्हें तो मुक्ति द्वार में फेंका गया था। तुम जिंदा कैसे बच गई? कहीं तुम रेखा की आत्मा तो नहीं हो? काले चिराग ने हंसकर पूछा। मैं एक जिंदा हकीकत हूँ। ये ठीक है कि मुझे उस नर्क कुंड में फेंका गया था और ये भी सच है कि उस कुएं में धकेला गया शख्स कभी नहीं बच सकता। मैं अगर बच गई तो इसे मेरी किस्मत समझें या फिर एक चमत्कार। आखिर ये सब हुआ कैसे? इंद्र ने पूछा। इसे चमत्कार ही समझो इंद्र, इत्मीनान से बताऊंगी। एक लंबी कहानी है, रेखा ने मुस्कुराकर कहा। रेखा, तुम ये ना समझो कि तुम्हारे पास ही सुनाने को बहुत कुछ है। हमारी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। इंद्र बोला। ठीक है, काला चिराग बोला। ये सुनने सुनाने का सिलसिला यहाँ नहीं, ख्वाब महल में पहुंचकर ही सुनी जाएंगी ये आप बीतियां। ये ख्वाब महल कहाँ है? रेखा ने पूछा। करीब ही है। तुम ये बताओ, ये कुर्सी भी साथ ही जाएगी? काले चिराग ने पूछा। जी तो नहीं चाहता ऐसी कुर्सी छोड़ने को, रेखा बोली। पर अब ऐसा मोह भी नहीं है कि जहमत उठाई जाए। अकलमंदी की बात है, काला चिराग हंसते हुए बोला। छोड़ो इसे, आओ चले। फिर वे तीनों घूमकर उस चट्टान की ओट में आ गए जहां वे पहले पहुंचे थे। तुम दोनों मेरे हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो। काले चिराग ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। रेखा ने बायां और इंद्र ने दायां हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की, एक झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो और वे नीचे गिरते चले जा रहे हों। पर यह स्थिति कुछ क्षणों से ज्यादा नहीं रही। फिर काले चिराग की आवाज उभरी, अब आंखें खोल दो। इंद्रजीत ने आंखें खोली तो उसने खुद को महल में पाया। रेखा साथ ही थी। रेखा के लिए यह जगह नई थी। तो ये है ख्वाब महल, वो चारों तरफ निगाहें दौड़ाते बोली और फिर आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गई। इंद्रजीत और काला चिराग भी कुर्सियों पर बैठ गए। ये किसका महल है? रेखा ने पूछा। बस अपना ही समझो, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं अपनी दुनिया से आई थी तो आपने मुझे इसी तरह के एक महल में ठहराया था जहां मैं रात भर डरती रही थी, पूरी रात सो नहीं सकी थी। मैं जब भी आंख बंद करती थी खुद को एक अंधेरे हॉल में पाती थी जहां बेशुमार चमगादड़ें उड़ती हुई नजर आती। वो मेरी गलती से हुआ
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ बाहर निकलने में पाबंदी तो नहीं? रेखा ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, लेकिन बाग की 4 दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही इस कमरे से महल के अंदर जाने की जरूरत है, काले चिराग ने खुलासा किया। चलो, ये तो तय हुआ, रेखा ने निश्चिंतता दर्शाई। अब मुझे हालात से भी आगाह कर दो, आखिर हमें एक दूसरे की कहानी जान लेनी चाहिए। तुम्हें कहाँ तक की कहानी की घटनाएं याद हैं? काले चिराग ने पूछा। रेखा याद करते बोली, तो मैं अपनी सुनाती हूँ। भाई, हम तीनों इसी तरह रेगिस्तान में उस झोपड़ी में थे जिसमें भाई इंद्रजीत कैद थे और चुड़ैल बकाल से छुटकारे के रास्ते सोच रहे थे कि वो बला अचानक आ चढ़ी और पहले तो उसने आपको जंजीरों में जकड़ा और कुछ सवार आपको घसीटते हुए ले गए। उसके बाद बकाल मुझे अपने साथ ले गई। इस तरह हम तीनों जुदा हो गए। मुझे बकाल के भाई राकल के लोगों ने गिरफ्तार किया था। राकल ने मुझे कैद खाने में डाल दिया। वहां से सरदार कोलाना ने मुझे आजाद करवाया और लंगड़े राकल के ठिकाने सुनहरे खंडर की ईंट से ईंट बजा दी, काले चिराग ने बताया। बकाल मुझे भी अपने भाई राकल के पास ले गई और उसके संरक्षण में देकर चली गई। राकल मुझे अपनी बनाना चाहता था, जो मुझे मंजूर न था। नतीजे में मुझे कैद में डाल दिया गया और कई दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया। वहां दादा हरिओम की पुण्य आत्मा ने मेरी मदद की और मुझे मरने नहीं दिया। 2-3 दिन बाद जब राकल ने कमरा खुलवाया तो उसका ख्याल था कि मैं भूख से इतनी निढाल हो चुकी होंगी कि उसका कहा फौरन मान लूंगी। लेकिन जब उसने मुझे आशा के विपरीत सकुशल व स्वस्थ देखा तो वो हैरान रह गया। तब पता चला कि बकाल को सरदार कोलाना ने अगवा कर लिया और उसके बदले उसने काले चिराग यानी आपको मांगा है। राकल ने मेरे बारे में फैसला कर लिया था कि मुझे मौत के मुंह में झोंक देगा, इसलिए वो मुझे धोखे से सुनहरे खंडर से निकाल लाया और मुझे मुक्ति द्वार नामक मौत के कुएं में फिकवा दिया। रेखा ने अपनी आपबीती कह सुनाई। रेखा, मैं हैरान हूं कि तुम बच कैसे गई, काले चिराग ने कहा। बस ऊपर वाले ने बचा लिया, रेखा आभारी सी बोली। कुएं में गिरते वक्त मेरी चीखों ने कुएं के बौने प्राणियों को जगा दिया। उन्होंने मुझे बचाया और फिर इनाम के लालच में कासगन की बस्ती तक पहुंचा दिया। वहां एक अजीबोगरीब कहानी मेरी प्रतीक्षक थी और फिर कासगन की बस्ती में रेखा के साथ जो भी थी वो सविस्तार उन्हें सुना डाला। हर बात बता दी, मगर वो बात छिपा ली जो कभी छिपाए नहीं छिपती। रासमोन उसको भा गया था। उसने रासमोन का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उस पर मर मिटा था और खुद भी उसके आकर्षण में बंध गई थी। रेखा की आपबीती खत्म हुई तो काला चिराग अपनी कहानी ले बैठा। लंगड़े प्रेत राकल के सुनहरे खंडर की तबाही, उसकी गिरफ्तारी, सरदार कोलाना के सामने उसकी पेशी, फिर बकाल के साथ उसकी शादी, बकाल की आत्महत्या, उसकी अंत्येष्टि, राकल का सरदार कोलाना को घायल करके निकल जाना, देवा काली का दरबार, राकल की सजाए मौत, फिर उसकी भी अंत्येष्टि और उसी अवसर पर इंद्रजीत का मिल जाना, इंद्र को सुनहरी पंखों वाली मक्खियों का काटना, इंद्रजीत का भला चंगा होना, बकाल और लंगड़े राकल का जमीन में उतर जाना, उनका भयावह अंजाम और इंद्रजीत का काले चिराग के साथ ख्वाब महल में आना। रेखा व काले चिराग के बाद इंद्रजीत ने अपनी आपबीती छेड़ी और उसने वो सारी बातें रेखा को सुना दी जिनसे वो वाकिफ न थी। इंद्रजीत की आपबीती सुनकर अब पूरी कहानी रेखा के सामने आईने की तरह चमकने लगी। वो खुश थी कि उसने अपने भाई इंद्रजीत को पा लिया। अब वो यही चाहती थी कि जैसे भी शीघ्र अतिशीघ्र अपनी दुनिया में लौट जाए ताकि अपने चाचा रमाकांत से उसके एक एक जुल्म का हिसाब ले सके। एक दूसरे के हालात जानने के बाद रेखा बोली, काले चिराग साहब, अब आप हम पर एक एहसान और कर दे, हमें हमारी दुनिया में पहुंचा दे। काले चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े नाटकीय व रहस्यमय अंदाज में कुर्सी से उठा और बिना कुछ कहे महल के भीतर दरवाजे से अंदर चला गया और फिर दरवाजा खटाक से बंद हो गया। रेखा ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर चिंतित स्वर में बोली, इन्हें क्या हुआ? शायद हमारी वापसी का जिक्र पसंद नहीं आया है, इंद्रजीत बोला, और मुझे तो लगता है कि वो हमें इस कमरे में बंद कर गया है। हाय नहीं, रेखा विचलित हो उठी। मैं जाकर दरवाजा देखूं? हाँ देखो, पर यह ख्याल रखना कि दरवाजा खुला हुआ हो तो बाहर निकलने की कोशिश न करना। इंद्र ने उसे सचेत किया। रेखा उठ गई, वह भीतरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींचकर देखा। दरवाजा नहीं खुला, शायद उधर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा तो बंद है भाई, वो परेशान हो उठी। अच्छा,
मैं महल का बाहरी दरवाजा देखता हूँ। इंद्र उठकर बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इंद्र ने बाहर वाला दरवाजा अपनी तरफ खींचकर देखा। दरवाजा फौरन खुल गया। ये दरवाजा तो खुला हुआ है, उसने बहन को बताया। शुक्र है, रेखा ने ठंडी सांस लेते कहा। कैद का खतरा तो टल गया। इंद्रजीत ने भी राहत की सांस ली थी। उसने सुझाव दिया, आओ बाहर चलें, बाग में चलकर बैठते हैं। रेखा उसकी तरफ बढ़ गई। फिर वे दोनों ही सीढ़ियां उतरकर बाग में पहुंच गए और एक घने साए तले घास पर बैठ गए। कुछ क्षण चुप्पी में बीते। फिर रेखा इंद्र के चेहरे की तरफ देखते बोली, भगवान की बड़ी कृपा हुई है भाई कि आपका चेहरा ठीक हो गया है, वरना मैं तो बहुत चिंतित थी। रेखा, मैंने बड़ी यातनापूर्ण जिंदगी गुजारी है। पीछे पलट कर देखता हूं तो रूह तक कांप जाती है। ये सब हमारे शैतान चाचा रमाकांत की वजह से है। ना वो आपकी हत्या का षड्यंत्र रचता, ना आप इन हालात का शिकार होते। रेखा, ये दौलत इंसान को ऐसा निर्मम क्यों बना देती है? इंद्र खोए हुए अंदाज में बोला। दौलत है ही ऐसी जालिम चीज, अच्छे भले आदमी को पागल कर देती है। इंद्र ने तर्क दिया, तो फिर हमारा बाप क्यों ना पागल हुआ? क्या उनके पास चाचा रमाकांत से कम दौलत है? बाप के जिक्र पर रेखा कुछ क्षण खामोश रही। उसके चेहरे पर दुख के बादल छा गए। वो कुछ क्षण भाई की सूरत देखती रही, फिर बोली, भाई एक बात बताओ। मैंने ये बात आपको पहले इसलिए नहीं बताई कि आप पहले ही हौलनाक यातनाएं झेल चुके थे और मैं आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऐसी क्या बात है? रेखा की संजीदगी ने इंद्र को परेशान कर डाला। भाई, रेखा अपना होंठ चबाते बोली, हमारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या? ये खबर इंद्र पर बिजली बनकर गिरी। इंद्रजीत जब अपने माँ बाप से बिछुड़ा था तो उसकी उम्र 12-13 साल की ही थी। बरसों उसे अपने माँ बाप या परिवार की कोई खबर ना थी और जहनी तौर पर शैतानों का गुलाम बने रहकर उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाया था। मम्मी को क्या हुआ? उसने भर्राए गले में पूछा। भाई, मम्मी को तो आपका गम ले बैठा। आपके अपहरण के बाद वो तो मुश्किल से 3 माह ही जीवित रही। सुना है वो बस हर वक्त आपकी तस्वीर लेकर घूमती रहती थी। जब उनका देहांत हुआ तब भी उनके सीने पर आप ही की फ्रेम लगी फोटो थी और नजरें दरवाजे की तरफ। ये सुनकर इंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों में मुंह देकर सिसक कर रोने लगा। उसे रोता देखकर खुद रेखा भी सब्र ना कर सकी। वो भी बेअख्तियार रोने लगी। दिल का दर्द आंसू बनकर बह रहा था। और पापा? इंद्रजीत ने रोते रोते पूछा। रेखा के आंसू थम गए। उसने सिर उठाकर अपने भाई की तरफ देखा और बोली, पापा की हत्या कर दी गई। हत्या? किसने हत्या की उनकी? हमारे चाचा रमाकांत ने। रेखा सर्द लहजे में बोली। उसने मेरी हत्या करवाने की साजिश की, मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया। इंद्र ने अपने आंसू पोंछ डाले। वह फुफकारती आवाज में बोला, रमाकांत, फिक्र मत करो, अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी और ऐसी भयानक होगी कि दुनिया देखेगी। हाँ भाई, उसको छोड़ना नहीं है, उसने हमें तबाह कर दिया है। मैं उसे देख लूंगा। इंद्र भी अपना रोष नहीं दबा पा रहा था। अरे भाई, किसे देख लोगे? मैं तो यहाँ हूँ और मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अचानक काले चिराग की आवाज आई। वो पेड़ों के झुंड से बाहर आया था। जाने वो वहां दुबका इनकी बातें सुन रहा था या फिर उन्हें तलाश करता हुआ इधर आ निकला था। आप आ गए? रेखा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने सरदार कोलाना के पास गया था, उससे इजाजत लेना जरूरी था। ओह, मिल गई इजाजत? हाँ, लेकिन इंद्रजीत, तुम किसको देख लेने की बात कर रहे थे? उसने पूछा। है एक शैतान शख्स हमारी दुनिया का, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अपने चाचा की बात कर रहे हो? काले चिराग ने धीरे से पूछा। हाँ, उसी का। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? भला ये भी पूछने वाली बात है। काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। मुझसे ये पूछो कि मैं क्या नहीं जानता। यानी कि सवाल करने की इजाजत है, इंद्रजीत ने फौरन कहा। नहीं, काले चिराग ने घबरा कर कहा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या पूछ बैठो। बस घबरा गए? इंद्र उसकी बौखलाहट से आनंदित होते बोला। अब आपने क्या तय किया? रेखा ने बातचीत का रुख मोड़ा। किस बारे में? हमारे यहाँ से जाने के बारे में। अभी तो आप लोग अंदर चलें,
खाना इत्यादि खा लें, फिर कुछ करते हैं। मुझे भूख नहीं है, इंद्र बोल उठा। भूख तो भैया मुझे भी नहीं है। अरे आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की भूख उड़ गई? काले चिराग ने बारी बारी से उनकी तरफ देखा था। कुछ नहीं हुआ। रेखा अब उसे क्या बताती कि उसने अपने भाई को क्या खबर सुनाई है। वो अपना जाति दुख उसे बताती भी तो क्यों। बात टालने के लिए वो उठकर खड़ी हो गई और इंद्र से बोली, आओ भाई अंदर चलें। वे तीनों अंदर आए। मेज पर खाना सजा हुआ था। दोनों में से किसी ने भी खाने की तरफ नहीं देखा। इंद्रजीत बिस्तर पर आ लेटा और रेखा कुर्सी पर बैठ गई। काले चिराग ने उलझन भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है मैं अब चलता हूँ, सूरज डूबते ही आऊंगा। तब तक आप दोनों आराम करें। भूख लगे तो खाना मौजूद है, खा लेना। खाना ताज़ा और गर्म मिलेगा। मैं जानती हूँ, रेखा बोली। हाँ तुम तो जानती ही हो, काले चिराग ने मुस्कुराकर दिखाया। तुम तो पहले भी देख चुकी हो। वो कैसे? इंद्र की निगाहें अपनी बहन की तरफ उठ गई थी। रेखा ने बताया, जब मैं अपनी दुनिया से यहाँ पहुंची थी तो काले चिराग साहब ने मुझे इसी तरह के एक महल में मेहमान रखा था। आपके बारे में और आपकी कहानी सुनाई थी और फिर उसके बाद ही मुझे आपसे मिलाने ले गए थे। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। इंद्र ने गहरी सांस ली थी। खैर अब मुझे इतना और बता दो कि तुम दोनों कहाँ पहुंचना चाहोगे? काले चिराग ने पूछा। क्या मतलब? रेखा बोली। अपनी दुनिया में पहुंचेंगे। और कहाँ? अपनी दुनिया में तो जाओगे, लेकिन किस जगह पहुंचना चाहोगी? काले चिराग ने अपना आशय स्पष्ट करते हुए पूछा। क्या उस मकान में जहां से तुम्हें लाया गया, या सावनपुर की उस पुश्तैनी हवेली में, या अपने पिता की मॉडल टाउन वाली कोठी में? फिर एक समस्या ये भी है कि तुम भाई बहन दोनों एक ही स्थान पर पहुंचना चाहोगे या अलग जगहों पर। ये सब बातें तय कर लो। अंधेरा होते ही मैं आ जाऊंगा। फिर तुम दोनों को तुम्हारी इच्छा अनुसार ही जहां चाहोगे पहुंचा दिया जाएगा, काले चिराग ने कहा और फिर महल के भीतरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वे दोनों ही उसे देखते रह गए। काला चिराग एक कद्दावर शख्स था। ढीला ढाला काला लिबास, कंधे पर पड़े हुए लंबे लंबे बाल। देखने में ही रहस्यमय काले चिराग के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का 7वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।